रात के 10 बज चुके हैं और मैं हूं आप सभी का अपना शावेज़ मलिक और हाजिर हूं आप लोग के सामने फिर से एक क्राइम की कहानी को लेके, एक क्राइम की घटना को लेके। तो दोस्तों, जैसा कि कल का दिन महीने का लास्ट था और महीने के लास्ट को हम लोग लाइव आते हैं, आप सभी लोगों को पता ही है। तो बहुत सारे लोग कल लाइव में लेट नाइट जुड़ नहीं पाए और मैं आपको समय दे देता हूँ, क्योंकि महीने के लास्ट में हम लोग छुट्टी भी कर लेते हैं एक दिन और इसी बहाने आपसे लाइव में बातचीत भी हो जाती है। तो 11 बजे का समय रखते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जुड़ नहीं पाते हैं, बाद में आते हैं। तो उन सभी लोगों से क्षमा चाहता हूँ, माफ़ी चाहता हूँ और फिर से मैं कहता हूँ कि महीने का लास्ट हो तो आप लोग ज़रूर ध्यान रखिएगा। खैर, ये तो एक औपचारिक बात थी, सोचा आप लोग को बतानी चाहिए। लेकिन दोस्तों, आज की कहानी की बात करें तो आज की कहानी अपने आप में काफ़ी ज़्यादा एक ऐसी कहानी है जो बहुत कुछ सिखाएगी भी आप लोग को, क्योंकि इस कहानी के अंदर जो जांच थी वो जांच तो चर्चा का विषय थी ही थी, और साथ के साथ कोर्ट के अंदर जो सुनवाई हुई वो भी बहुत कुछ ऐसा सिखाती है जो शायद हर इंसान को सीखना भी चाहिए। बहरहाल दोस्तों, आज की कहानी की बात करें तो आज की कहानी उज्जैन की है और इसी उज्जैन में एक इलाका लगता है संजय नगर इलाका, जो कि आगरा रोड पे पड़ता है। और इसी संजय नगर इलाके का जो थाना है, इस थाने का नाम है चिमनगंज थाना। बात है लगभग 8 नवंबर साल 2019 की। नवंबर का महीना, ठंड बहुत ज़्यादा होती है, तो 8 नवंबर साल 2019 सुबह सुबह के आसपास का वक्त था। बहुत सारे ऐसे पुलिस ऑफिसर थे जो थाने में आए हुए थे, लेकिन ठुठरन थी। बहुत सारे ऐसे लोग थे जो अभी भी रजाइयों में पड़े हुए थे और बहुत सारे ऐसे लोग थे उस इलाके के अंदर जो अभी भी अपने कामों पर जा चुके थे। और दोस्तों, 8 नवंबर साल 2019 को अचानक से इसी चिमनगंज थाने में सुबह सुबह पुलिस की जो फ़ोन होता है उस फ़ोन की रिंग बजती है। अब दोस्तों, जैसे ही उस थाने के अंदर अचानक से उस फ़ोन की घंटी बजती है तो फ़ोन को उठाया जाता है। सामने से एक व्यक्ति बहुत ज़्यादा घबराई हुई आवाज़ में बात कर रहा था और वो व्यक्ति कहता है कि साहब आप जल्दी आ जाइए। अब जैसे ही वो व्यक्ति पुलिस से इस तरीके की बातें करता है कि साहब आप जल्दी आ जाइए, तो पुलिस वाले कहते हैं, उसे समझाते हैं, पहले तो उसे इत्मीनान से बात करने के लिए कहते हैं और उसके बाद कहते हैं कि बताइए आप कहाँ से बोल रहे हैं, और अगर आप बताएंगे तभी तो हम तुम्हारे एड्रेस पर पहुँच पाएंगे। तो जो व्यक्ति होता है वो बताता है कि साहब मेरा नाम तो विजय है और मैं संजय नगर की फला फला गली से बात कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर इस गली में एक मर्डर हो गया है। अब जैसे ही मर्डर की बात आती है तो अब चौंकने की बारी पुलिस की थी। अब जैसे ही मर्डर की बात वो व्यक्ति बताता है तो उसके बाद में पुलिस की जो टीम होती है महज 10 से 15 मिनट के अंदर उस गली में पहुंच जाती है। जैसे ही पुलिस संजय नगर में पहुंचती है तो देखती क्या है कि एक घर है, उस घर के पास बहुत सारे लोगों की भीड़ लगी हुई है। पुलिस समझ जाती है कि जिस व्यक्ति ने भी वो फ़ोन किया था फ़ोन सच्चा था, यानी किसी भी तरीके की कोई मजाक, कोई प्रैंक नहीं किया गया था। पुलिस जैसे तैसे कर उस भीड़ को हटाती है। हटाने के बाद में उस घर के अंदर इंटर होती है। जैसे ही पुलिस उस घर के अंदर पहुंचती है तो देखती क्या है कि इस घर के अंदर एक महिला है, उस महिला की डेड बॉडी पड़ी हुई है। अब जैसे ही पुलिस वाले वहां पर उस महिला की डेड बॉडी को देखते हैं तो पुलिस की नज़र उस महिला की डेड बॉडी के जस्ट बराबर में पड़ती है। वहां पर एक बच्चे की भी डेड बॉडी पड़ी हुई थी, यानी इस घर के अंदर डबल मर्डर हुआ था। अब बात पुलिस को बहुत ज़्यादा गंभीर लगती है कि एक घर के अंदर इस तरीके से डबल मर्डर हो गया। उसके बाद में पुलिस वाले जो थे अब ये पूछने की कोशिश करते हैं कि फ़ोन किसने किया था। अब जैसे ही पुलिस वाले ये पूछने की कोशिश करते हैं कि फ़ोन किसने किया था, तो वो जो व्यक्ति होता है जिसका नाम विजय आठिया था वो बाहर निकल के आता है। आने के बाद में कहता है कि साहब हाँ, मैंने ही फ़ोन किया था। पुलिस वाले पूछते हैं कि तुमने क्या देखा और तुम कौन हो। तो उसके बाद में जो विजय होता है वो बताता है कि साहब मैं इस घर का पड़ोसी हूँ और सबसे पहले इस घर के अंदर इन दोनों ही डेड बॉडी को मैंने ही देखा था। अच्छा, पुलिस वाले जब इस विजय की ये बात सुनते हैं कि इसने ही इस घर के अंदर डेड बॉडी को देखा, तो पुलिस वाले इससे ये पूछते हैं कि तुम्हें कैसे पता चला इस घर के अंदर डेड बॉडी पड़ी हुई है। तो ये जो व्यक्ति होता है ये बताता है कि साहब रात के समय मैं उठा हुआ था, मैंने देखा कि इस घर का जो मुखिया है जिसका नाम अनिल यादव है वो बहुत तेज़ी के साथ में भाग के जा रहा है। अच्छा, वो बहुत तेज़ी के साथ में भाग के जा रहा है और रात के समय और जाड़े का महीना यानी नवंबर, आमतौर पे लोग अपने घरों से रजाइयों से निकलते ही नहीं है। तो ऐसे में मुझे कुछ डाउट तो हुआ, लेकिन उसके बावजूद भी मैंने कोई एक्शन नहीं लिया। उसके बाद मैं जाके सो गया। लेकिन सुबह सुबह मैं जल्दी उठता हूँ और मैं देखता क्या हूँ कि जो अनिल यादव की पत्नी सरिता है वो भी सुबह सुबह उठती है, घर में झाड़ू पोछा करती है। उसके बाद में जो बेटा होता है ये भी स्कूल जाता है तैयार होके। लेकिन आज जब सुबह मैं उठा तो मैंने देखा कि जो अनिल यादव की पत्नी सरिता है वो भी नहीं उठी है, झाड़ू पोछा भी नहीं लगा है। साथ के साथ जो बच्चा स्कूल जाना चाहिए था वो स्कूल भी नहीं गया है, न इस घर से कोई आवाज़ आ रही है। दूसरी तरफ मैंने रात को देखा था कि इस घर का जो मुखिया अनिल यादव है वो घर से कहीं भागता हुआ जा रहा है, तो कहीं ना कहीं मुझे डाउट भी था। और फिर दूसरी तरफ जब सुबह सुबह मैंने ये देखा कि ना सरिता भाभी बाहर हैं और ना ये जो बच्चा है ये स्कूल गया है और ना घर से कोई आवाज़, तो मुझे डाउट हुआ। मैं घर के अंदर झांकने की मैंने कोशिश की।
जैसे ही मैंने घर के अंदर झांकने की कोशिश की तो मैंने वहाँ पर 2 डेड बॉडीज़ पाई, एक सरिता और एक उसकी बेटी की। उसके बाद में मैं चीखता हुआ बाहर गया, मेरी चीखों को लोगों ने सुना, लोग इकट्ठा हुए और उसके बाद में हमने पुलिस को फ़ोन किया। अब जैसे ही ये व्यक्ति पुलिस को ये बातें सिलसिलेवार तरीके से बता रहा था, पुलिस भी इसकी बातों को बहुत ही ज़्यादा ध्यानपूर्वक सुनती है, सारी ही बातों को नोट करती है। इस व्यक्ति ने जो बताया वो ये था कि सुबह को उसने इस महिला और उसके बच्चे की डेड बॉडी देखी, और दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये थी कि इसने रात को ही उस महिला के पति अनिल यादव को घर से भागते हुए देखा था। यानी इन दोनों ही चीज़ों से पुलिस को कहीं ना कहीं लग गया था कि इस महिला का और इसके बेटे का कत्ल हो चुका है। पति जो है वो नदारद है, पड़ोसी बता रहा है कि रात को मैंने उसको कहीं भागते हुए देखा। इन सारी ही चीज़ों से कहीं ना कहीं ये चीज़ तो कन्फर्म हो रही थी कि इस महिला का और इस बच्चे का अगर कोई कातिल है तो कातिल ये अनिल यादव ही है। अब उसके बाद में पुलिस की जो टीमें होती हैं तुरंत इस अनिल यादव के बारे में जानकारी जुटाना शुरू करती हैं, इसकी कुंडली खंगालती हैं। अच्छा, किसी भी केस में मैंने देखा है, ये मैं क्योंकि मैं क्राइम स्टोरी सुना रहा हूँ तो मैंने देखा है कि जिसमें बहुत नामवर जो ईमानदार पुलिस ऑफिसर होते हैं, उनकी शख्सियत बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, उनके पीछे अक्सर जो मीडिया हाउसेस होते हैं वो लग जाते हैं इस क्राइम में कि आपके इलाके में क्राइम हो गया, आप कब पता लगा रहे हैं। तो इस जगह के जो एसपी साहब थे सचिन अतुलकर जी, जो कि खुद आईपीएस हैं और बहुत तेज़ तर्रार अफसर हैं, तो जैसे ही मीडिया वालों को ये पता चलता है कि सचिन अतुलकर जी के इलाके में ये सारी चीज़ें हुई हैं तो तुरंत अपना तामा झामा लेके पहुंच जाते हैं। उसके बाद में पूछते हैं कि भाई तुम्हारे इलाके में इस तरीके से हो गया, कब सुलझा रहे हो इस केस को। अच्छा, सचिन अतुलकर जी होते हैं वो इस मामले को पहले ही काफ़ी ज़्यादा गंभीरता से ले चुके थे, लिहाजा 1 दिन हो जाता है, 2 दिन हो जाते हैं, 3 दिन गुजर जाते हैं, लेकिन 3 दिन तक अभी तक पुलिस को इस केस के अंदर कोई भी इनपुट नहीं मिला था। दूसरी तरफ जो मीडियाकर्मी थे ये लगातार सचिन अतुलकर जी से सवाल पूछ रहे थे कि तुम्हारे इलाके में इतनी बड़ी घटना हो गई, एक महिला एक बच्चे का कत्ल हो गया, कातिल तो छोड़िए, आपको कत्ल का मोटिव तक नहीं पता है। दूसरी तरफ सचिन अतुलकर जी जो थे वो मीडिया हाउसेस को लगातार जवाब दे रहे थे, लेकिन जैसे ही चौथा दिन लगता है पुलिस वालों की जो किस्मत होती है वो किस्मत रंग लाती है, और चौथे दिन जाकर पुलिस वालों के हाथ ये इनपुट लगता है कि जो अनिल यादव है ये एक जगह पर छुपा पड़ा है। उसके बाद में जो पुलिस की टीम होती है तुरंत पहुंचती है मौके पर जहां पर अनिल यादव छुपा हुआ था। ये सूचना पुलिस को मिली थी। अनिल यादव को वहां से गिरफ्तार किया जाता है। गिरफ्तार करने के बाद में इसे पुलिस थाने लेके आया जाता है, सामने बैठाया जाता है। बैठाने के बाद में अब अनिल यादव से पूछताछ शुरू की जाती है। अब दोस्तों, जब इसे बैठाकर पुलिस ने पूछताछ शुरू की, अपने तरीके से पूछताछ शुरू की, तो ये भी पुलिस को बिल्कुल भी घुमाने की कोशिश नहीं करता है। थोड़ी देर तक तो इधर उधर की बातें करता है, लेकिन अंततः टूटता है, और टूटने के बाद में सारी कहानी सिलसिलेवार तरीके से बताता है। ये बताता है कि ये जो महिला थी सरिता, सेल्फ डिपेंडेंट वुमेन थी। उसके बाद में इसकी शादी होती है। शादी होने के बाद में ये अपने पति के साथ में अच्छी खासी ज़िंदगी बिताना शुरू करती है। धीरे धीरे वक्त गुजरता है। समय गुजरने के साथ में इसको एक बेटा भी होता है, जिस बेटे का नाम ये अभय रखती है। अपने पति के साथ एक बेहतरीन ज़िंदगी गुजार रही थी, सारी ही चीज़ें ओके तरीके से चल रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं जिस पति के साथ में ये रह रही थी उसके साथ में इसका मनमुटाव शुरू हो जाता है। जब मनमुटाव शुरू होता है तो उसके बाद में ये अपने उस पति से अलग रहने का फैसला करती है। ये अपने बेटे को लेती है, आ जाती है उज्जैन। उज्जैन आने के बाद में एक कमरा किराए का लेती है और उसके बाद में उसी कमरे में रहने लग जाती है। काम के सिलसिले में कभी यहाँ जाती तो कभी कहीं जाती तो कभी कहीं जाती, और इसी दौरान जिस बस से आया करती थी उसी बस के अंदर जो बस का ड्राइवर था उससे इसकी दोस्ती हो जाती है। बस के ड्राइवर से इसकी दोस्ती हो जाती है। दोस्ती कुछ इस कदर बढ़ चुकी थी कि ये महिला कहीं जाती और आने को होती तो ये ड्राइवर को फ़ोन कर देती कि मुझे आने में 10 मिनट लग जाएंगे, आप इंतज़ार कर लेना। अच्छा, जो बस ड्राइवर था वो भी इंतज़ार करता। धीरे धीरे वक्त गुजरता है। अब ये महिला और ये जो ड्राइवर था, इन दोनों के बीच में रिश्ता बन जाता है, मोहब्बत हो जाती है। ये जो बस ड्राइवर था ये कोई और नहीं था बल्कि यही अनिल यादव था जो इस समय पुलिस के सामने बैठा हुआ है। अब उसके बाद में दोस्ती हुई, मोहब्बत हुई। मोहब्बत होने के बाद में अब अनिल यादव जो था ये भी अकेला था। सरिता जो थी ये भी अकेला अपनी ज़िंदगी जी रही थी अपने बेटे के साथ में। दोनों एक दूसरे के साथ में शादी करने का फैसला करते हैं। अनिल यादव भी किराए का कमरा लेके रहता था। उसके बाद में ये जो सरिता थी अनिल यादव के कमरे पर शिफ्ट हो जाती है। थोड़े दिनों तक तो ये लोग उस कमरे के अंदर रहते हैं, लेकिन उसके बाद में अनिल यादव जो होता है वो अपनी जो इसकी प्रॉपर्टी थी थोड़ी बहुत, उस प्रॉपर्टी को बेचता है एंड बेचने के बाद में एक घर खरीद लेता है। उसके बाद में सारी ही चीज़ें बढ़िया चल रही थी। जो सरिता थी अपने बेटे अभय के साथ में अपने दूसरे पति अनिल यादव के साथ रह रही थी। सारी ही चीज़ें ओके तरीके से चल रही थी। लेकिन दोस्तों, वक्त गुजरने के साथ साथ इन दोनों की ज़िंदगी में एक और शख्स की एंट्री हुई। शख्स तो नहीं कह सकते बल्कि एक शब्द की एंट्री हुई, और वो शब्द था शक।
अब इन दोनों को एक दूसरे के ऊपर शक हो जाता है और बड़ी हैरानी की बात यह थी कि दोनों को एक दूसरे के ऊपर शक होता है और एक ही तरह का शक होता है। यानी अनिल यादव को यह शक होता है कि उसकी जो पत्नी सरिता है उसका किसी के साथ में प्रेम संबंध है, यानी अवैध रिश्ते हैं। दूसरी तरफ सरिता को यह शक होता है कि जो अनिल यादव है उसकी किसी के साथ संबंध है। अब इसी बात को लेकर दोनों के बीच में आए दिन झगड़े हुआ करते हैं, आए दिन झगड़े तकरार, ये सारी चीज़ें आम हो चुकी थी इस घर के अंदर। जो चैन सुकून इस घर के अंदर था वो महज एक शक की वजह से अब छिन चुका था। और उसके बाद में दोस्तों एक दिन ऐसा आता है कि जो अनिल यादव होता है इसे शराब पीने की लत लग जाती है। अब ये शराब पीकर घर आता। अब इसी दौरान 7 नवंबर साल 2019 को ये शराब पीकर घर आता है। शराब पीने के बाद में सोचता है कि सोकर जाकर सो जाऊंगा, उसके बाद सुबह को अपनी ड्यूटी चला जाऊंगा, ना कोई लड़ाई ना कोई झगड़ा। उसके बाद में ऐसा ही करता है अनिल यादव। 7 नवंबर साल 2019 की रात को खाना खाकर सो जाता है। रात के तकरीबन 1 बजे के आसपास इसकी जो पत्नी सरिता होती है वो इससे फिर से लड़ाई झगड़ा शुरू कर देती है। अब जब लड़ाई झगड़ा शुरू करती है तो उसके बाद में अनिल यादव उठता है। उठने के बाद में किचन में जाता है, वहाँ से चाकू लेके आता है और सरिता के ऊपर उसी चाकू से हमला कर देता है। एक के बाद एक कई सारे वार उसके जिस्म के ऊपर करता है। सरिता बेचारी खून से लहूलुहान वहीं ज़मीन पर गिर जाती है, फर्श पर। अब इतने में ही जो बेटा अभय होता है वो उठ जाता है। अपनी माँ को जब इस तरीके से खून से लथपथ दिखता है, रोने लगता है। उसके बाद में ये जो अनिल यादव था उस बच्चे के ऊपर भी हमला कर देता है। वो सोचता है कि वो कौन से उसका सगा बेटा है, इसने देख लिया है इसलिए इसे भी मार देता हूँ। और उसके बाद में इन दोनों का कत्ल करने के बाद में ये चाकू को कहीं पर छुपाता है और उसके बाद में वहाँ से भागता है। और इसी भागने के दौरान जो विजय होता है वो इस अनिल यादव को देख लेता है। उसके बाद में वो सुबह पुलिस को फ़ोन करता है। अब ये सारी चीज़ें खुल के सामने आ चुकी थी, लेकिन अभी भी पुलिस के सामने कॉम्प्लिकेशन थी। कॉम्प्लिकेशन ये थी कि इस व्यक्ति ने भले ही सारी बात बताई हो, लेकिन जो मर्डर वेपन है वो भी अभी पुलिस के पास नहीं है। उसके बाद में पुलिस इससे पूछताछ करती है मर्डर वेपन के बारे में, तो ये घर के एक कोने में लेके जाता है जहाँ से वो चाकू बरामद होता है। मामला कोर्ट में पहुंचता है और कोर्ट में पहुंचने के बाद में इस केस के ऊपर सुनवाई चालू होती है। लेकिन दोस्तों कोर्ट के अंदर भी मामला पहुंचता है तो यहाँ पर बड़ा अजीब होता है। दरअसल कोर्ट जो होता है वो सबूतों को मानता है और सबूत भी ऐसे जो मुल्जिम है जो उसको पूरी तरीके से घेर दें। अब इस केस के अंदर जो विजय था उसने अनिल यादव को भागते हुए तो देखा था, लेकिन मर्डर करते हुए नहीं देखा था। दूसरी तरफ जो चाकू था, जिस चाकू पर अनिल यादव के फिंगरप्रिंट्स तो मिले थे, लेकिन वो चाकू घर का ही चाकू था। तो ऐसे में अनिल यादव ने उस चाकू को कभी पकड़ा हो और बाद में किसी ने बड़ी शातिर तरीके से कत्ल कर दिया हो, तो इससे ये साबित नहीं होता कि अनिल यादव ने मर्डर किया है। अब दोस्तों इस केस के अंदर पुलिस भी बड़ा परेशान हो जाती है। अभी तक ये केस पेंडिंग में है। उसके बाद में साल 2019 का ये वाक़या था। 20 गुजर जाती है, 21 गुजर जाती है, 22 गुजर जाती है, लेकिन साल 2022 आते आते पुलिस फैसला करती है कि जो पुलिस ने जब अनिल यादव को गिरफ्तार किया था तो इसकी चप्पलें, साथ के साथ इसके कपड़े और कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स थे जो बरामद किए थे, और जो घटना वाली जगह थी उसकी भी कुछ फॉरेंसिक रिपोर्ट पुलिस के पास में थी। इसलिए पुलिस अब मिलान करती है, क्योंकि उस जगह पर जो अनिल यादव की जो चप्पल पुलिस के हाथ लगी थी वो खून में सनी हुई थी उस समय, और जिस जगह पर खून गिरा हुआ था वहाँ पर अगर अनिल यादव की चप्पल से वो मैच हो जाए तो साबित हो जाएगा कि अनिल यादव उस कत्ल करने वाली जगह पर मौजूद था। और दोस्तों ऐसा ही होता है, वो जो चप्पल होती है उस चप्पल का निशान उस जगह से मैच हो जाता है। साथ के साथ अनिल यादव के जो कपड़े जो DNA सैंपल के लिए भेजे गए थे, उन कपड़ों के ऊपर उस महिला सरिता का एक बूंद खून बरामद हो जाता है। और इसी के आधार पर मई साल 2023 में जो जज साहब होते हैं वो इस अनिल यादव को 2 बार उम्र कैद की सज़ा सुनाते हैं, यानी एक उस महिला के मर्डर केस के जुर्म में और एक उस बच्चे के मर्डर केस के जुर्म में। बहरहाल दोस्तों इस कहानी को जो मैंने आप लोगों से शुरू में बोला था कि बहुत कुछ आप लोग को सिखाएगा, और सिखाएगा ये कि कत्ल कई बार करने के बाद भी इंसान बच जाता है, लेकिन दोस्तों कहा जाता है कि अगर पुलिस सही तरीके से छानबीन करती है तो कातिल पकड़ा जाता है। इसलिए इस कहानी से सीख ये मिलती है कि इंसान को कभी भी गलत रास्ते पर नहीं चलना चाहिए, ना ही उसे कभी क्राइम करना चाहिए, चाहे उसके पास में कितनी ही बड़ी प्लानिंग क्यों ना हो। बहरहाल दोस्तों इस कहानी के बारे में आप लोग अपनी राय ज़रूर से ज़रूर रखिएगा। कल के दिन आप लोग के कुछ बेहतरीन कमेंट्स थे, वक्त होता है कि आप लोग के कमेंट्स पढ़ लिए जाएँ। सो दोस्तों कल के दिन यानी परसों के दिन जो कमेंट थे, शील निधि शर्मा लिखते हैं दोनों कहानी अच्छी हैं मलिक भाई। तो शील निधि शर्मा जी हरिद्वार उत्तराखंड से कहानी सुनते हैं। संजू यादव हैं लिखते हैं नाइस स्टोरी भाई जी, शुक्रिया मेरे भाई। उसके बाद में शर्मन पलेश हैं लिखते हैं हार्ट बनाते हैं, शुक्रिया। मोहम्मद रियाज जी कमेंट्स करते हैं। धीरज सिंह जी लिखते हैं नमस्कार भाई साहब, बहुत अच्छी कहानी है, शुक्रिया मेरे भाई। खान अकील हैं लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम शाविज़ भाई, तो खान अकील जी आपका भी शुक्रिया। बालिश बिहारी हैं लिखते हैं मलिक साहब जी नमस्कार सर जी, एक दिन में 2 कहानी सुनाएं आप, अच्छी बात है, थैंक्स सर जी। तो बालिश बिहारी जी मेरे भाई शुक्रिया आपका। उसके बाद में अब्दुल रज़ाक हैं लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम भाई, सबसे ख़तरनाक कहानी थी आपका, तो शुक्रिया मेरे भाई।
उसके बाद में मोहम्मद सुफियान हैं और ये लिखते हैं गुड जॉब, शुक्रिया भाई। नरगिस बानो हैं, लिखते हैं क्या क्राइम हो रहे हैं, कैसे कैसे क्रिमिनल क्राइम कर रहे हैं, अब तो हमारे देश के कानून में बदलाव होना चाहिए। तो कानून ऑलरेडी सख्त है, लेकिन जो क्रिमिनल हैं उनके दिमाग को कौन बदले। उसके बाद में इमरान अहमद हैं, लिखते हैं जो अवैध संबंध के चक्कर में पड़ जाते हैं उनका अंजाम बहुत भयानक होता है। तो शुक्रिया मेरे भाई। उसके बाद में अंसारी सुहेल लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम शनाब, सलामत रहिए, हम कुवैत से आपकी कहानी सुनते हैं। शुक्रिया मेरे भाई। शहाबुद्दीन जी कमेंट्स करते हैं, शुक्रिया। उसके बाद में हुसैन ततलामी लिखते हैं सर यू आर अमेजिंग स्टोरी टेलर। तो मेरे भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद में राजू सोलंकी हैं, लिखते हैं नाइस स्टोरी मलिक भाई, आपकी आवाज़ में दम है और लव यू भाई। तो शुक्रिया मेरे भाई। सुनील त्यागी हैं, लिखते हैं नमस्कार मलिक भाई साहब, रेन सुनील त्यागी शाना बुलंदशहर से कहानी सुनते हैं, शुक्रिया। उसके बाद में पी आर ठाकुर भिलाई नगर छत्तीसगढ़ से कहानी सुनते हैं, शुक्रिया मेरे भाई। उसके बाद में मोहम्मद इमरान फतेहपुर से कहानी सुनते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। खेमराज भट्टी हैं, लिखते हैं नाइस स्टोरी सर जी, राम राम जी। खेमराज गुज्जर छिट्टी जीबी नगर यूपी 16 से कहानी सुनते हैं, शुक्रिया मेरे भाई। फरजाना सिद्दीकी हैं, लिखते हैं बेशक बिल्कुल सही, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से बचे जी बस, शुक्रिया। मोहम्मद रफ़ीक लिखते हैं 9 बजे लाइव आओ भाई, शुक्रिया। हम तो 11 बजे लाइव आए थे कल के दिन। उसके बाद में चन्ना राम है, लिखते हैं नाइस स्टोरी। सचिन चौधरी जी कमेंट्स करते हैं। सो दोस्तों ये कुछ बेहतरीन से कमेंट्स थे जो कल के दिन आप लोगों ने किए थे। आज के दिन कहानी आप लोगों ने सुनी, कहानी का अंदाज़, कहानी में कोई खामी आप लोग ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। और जिस तरीके से व्यूज़ नीचे आए उन व्यूज़ को ऊपर ले जाने का काम आप करेंगे, और वो काम ऐसे करेंगे कि आप वीडियो पे ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करेंगे और हर बंदा वीडियो को लाइक करेगा। बाकी दोस्तों मिलते हैं कल के दिन किसी और स्टोरी के साथ में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, देश का ख्याल रखें, परिवार के रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।